हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की एनाटॉमी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको लिंक मिलेगा या आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी के रूप में जाना जाता है। यह एक काफी बड़ी ट्यूबुलर प्रणाली है जो लगभग 10 मीटर लंबी है। यह वक्षीय, उदर और श्रोणि गुहाओं के माध्यम से मुंह से शुरू होकर गुदा पर समाप्त होती है। हम इसे कई लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। आज हम जीआईटी के सहायक अंगों जैसे अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अग्नाशय या पेंक्रियाज। अग्नाशय एक पीले भूरे रंग की ग्रंथि है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसका वजन लगभग 60 ग्राम है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और एब्डोमिनल कैविटी के एपिगैस्ट्रिक और बाएं हाइपोकोंड्रिक रीजन में स्थित होती है। इसके पार्ट्स हैं हेड, बॉडी एंड टेल। इसका जो हेड है वो डुओडेनम का जो सी शेप पार्ट है वहां पर होता है। स्टमक के पीछे इसकी बॉडी होती है और टेल जो है वो लेफ्ट किडनी के सामने स्प्लीन तक होती है। जो महाधमनी है या जो एब्डोमिनल ओर्टा है वो और नीचे वाली इंफीरियर वीना कावा पेंक्रियाज के पीछे की ओर स्थित होती है। अग्नाशय ग्रंथि के दो रूप होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एसिनाई से बने हुए लोब्यूल्स होते हैं, जिसकी दीवारें सिक्रीटरी या स्त्रावी कोशिकाओं से बनती हैं। प्रत्येक लोब्यूल को एक छोटे से नलिका द्वारा बाहर उसका जूस निकाला जाता है और वो जो नलिका है वो सेंटर में एक अग्नाशय नलिका होती है, उसके साथ जाके मिलता है। ये जो अग्नाशय नलिका है या पेंक्रियाटिक डक्ट है ये पूरी लंबाई में होती है, सेंटर में चलती है और लास्ट में ये जाके डुओडेनम में ओपन होती है। परंतु डुओडेनम में ओपन होने से पहले ये कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ जाती है और एक हिपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला बनाने का काम करती है और वहां से ये डुओडेनम में ओपन होती है। और डुओडेनम में जब ओपन होती है डुओडेनल पेपिला में, तो वहां एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो जूसेस हैं उनका काम होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का पाचन करना, जिसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। यदि आप वो देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल विजिट करके वो चैप्टर स्टडी कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3। एंडोक्राइन पेंक्रियाज। इसमें विशेष कोशिकाओं का समूह है जिन्हें हम अग्नाशयी आइलेट्स या लैंगरहैंस के आइलेट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे गोलाकार ग्रंथियां होती हैं जो पूरी ग्रंथि में स्थित होती हैं और ये एंडोक्राइन पार्ट्स होते हैं, यानी इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं। डायरेक्ट इनका जो जूस है जिसे हम हार्मोन बोलते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं। एंडोक्राइन पेंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हार्मोन हैं इंसुलिन और ग्लूकेगोन, जो मुख्य रूप से ग्लूकोज या रक्त में शर्करा के स्तर को नॉर्मल बनाए रखने के लिए काम आते हैं। अब दूसरा पार्ट है एक्सेसिव ऑर्गन है लीवर। लीवर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कई बार क्वेश्चन में आता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, सो दैट इज लीवर, जिसका वजन 1 से 2.3 किलोग्राम होता है। यह एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में स्थित होती है जो दाहिने हाइपोकोंड्रिक रीजन और कुछ हिस्सा इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन और थोड़ा सा पार्ट बाएं हाइपोकोंड्रिक रीजन में भी फैला होता है। ये डायाफ्राम के जस्ट नीचे होती है और वही कर्व होता है जो डायाफ्राम का होता है। इसकी जो एंटीरियर और सुपीरियर सरफेस तो चिकनी है, बट पीछे वाली सरफेस थोड़ी रफ होती है। जैसे यहाँ पर आप इसके पिक्चर में देख सकते हैं
क्लियरली आपको समझ आएगा, अभी दिखाएंगे आपको। यकृत जो है वो कवर्ड होता है एक इनइलास्टिक कैप्सूल में, और आगे की ओर यह पेरिटोनियम द्वारा कवर किया होता है। पेरिटोनियम के जो फोल्ड हैं वो एक लिगामेंट का निर्माण करते हैं, जो इसको एक अपनी जगह पे रखती हैं और डायाफ्राम की जो अंडर सरफेस है उससे जोड़ के रखती है। इस लिगामेंट और प्लस जो एब्डोमिनल ऑर्गन का जो सपोर्ट है उसके कारण ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है। लीवर में 4 लोब्स होती हैं। सामने की तरफ से जो दिखाई देते हैं वो 2 बड़े लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। पोस्टीरियर साइड से देखें तो 2 लोब और दिखाई देते हैं, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। अभी इसमें आप देखेंगे, देखिए सामने की ओर से ये बिल्कुल स्मूथ है और 2 लोब हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। पीछे की ओर देखने पर ये काफी अलग अलग संरचनाएं हैं, तो ये अनियमित आकार बन जाता है इसका। और यहाँ पर 2 छोटी छोटी लोब होती हैं, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। लीवर में एक पोर्टल फिशर नाम की संरचना होती है, जहां पर बहुत सारी नलिकाएं अंदर जाती हैं या निकलती हैं। उसमें एक है पोर्टल वेन जो अंदर प्रवेश करती है, और यह स्टमक, तिल्ली, अग्नाशय, तिल्ली मतलब स्प्लीन, और छोटी और बड़ी आंतों से रक्त को लेके जाती है लीवर तक। इसी बार एक हिपेटिक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। यह सीलियक आर्टरी की एक ब्रांच है जो एब्डोमिनल ओर्टा से निकलती है। इसके अलावा नर्व फाइबर्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के, जो इसमें प्रवेश करते हैं। राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट्स हैं जो बाइल लेकर आती हैं गॉल ब्लैडर में जाने के लिए। और लिम्फ वेसल्स ये लीवर से निकलती हैं, वहां से लिम्फ को कलेक्ट करके जो कुछ एब्डोमिनल और कुछ थोरेसिक नोड्स में चला जाता है। फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट लीवर की जो 2 प्रमुख लोब हैं, लेफ्ट और राइट, उनके बीच में होता है, और ये इसे डायाफ्राम की अंडर सरफेस से लटका कर रखता है। फल्सिफोरम लिगामेंट की जो नीचे की सरफेस है वो लिगामेंट टीरिस बनती है, और लिगामेंट टीरिस जो है वो एक्चुअली फीटल जो वेन है, अम्बलाइकल वेन, उसका बचा हुआ अवशेष होता है। लीवर की संरचना। लीवर छोटे छोटे लोब्स से बनता है जो लगभग हेक्सागोनल होते हैं, और ये इतने बड़े होते हैं कि इनको अगर लीवर को कट करके देखा जाए तो आंखों से भी हम सीधा खुली आंखों से देख सकते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। अगर इसको बड़ा करके देखें तो ये इस प्रकार की होगी। इसमें एक बीच में सेंट्रल वेन होती है, और साइड में ये ट्राइड्स होते हैं, यानी एक वेन, एक आर्टरी और एक बाइल डक्ट। तो ये जो पोर्टल वेन का पार्ट है जिसको पोर्टल ट्राइड बोलते हैं, और एक हिपेटिक आर्टरी का पार्ट है, इनसे ब्लड आकर साइनस में आता है, यहाँ साइनोसॉइड्स होते हैं बीच में, और दोनों आपस में मिल जाते हैं और धीरे धीरे ट्रेवल करके सेंट्रल वेन में पहुंचते हैं। इसी ट्रेवलिंग के दौरान इसमें से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ दी जाती है, और ये बाइल का प्रोडक्शन करती हैं जो सेल होती हैं हिपेटोसाइट्स, और ये बाइल कैनालिक्यूली में आ जाता है और फाइनली ये बाइल डक्ट में आता है। ठीक है, तो ब्लड का प्रवाह इधर से सेंटर की तरफ और बाइल का प्रवाह सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है। साइनोसॉइड से रक्त की जो नलिकाएं हैं वो केंद्रीय या सेंट्रियोलोब्युलर नसों में जाती हैं, तो ये सेंट्रल वेन है। ठीक है, तो यहां तक ब्लड आ जाता है। ये जो सेंट्रल वेन है वो आपस में जुड़कर बड़ी वेन्स का निर्माण करती हैं, और फाइनली ये यकृत शिराएं बन जाती हैं, हिपेटिक वेन्स बन जाती हैं, जो लीवर से बाहर निकलती हैं और इंफीरियर वीना कावा में अपना अनऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देती है। लीवर के जो कार्य हैं या यकृत के जो कार्य हैं उनमें एक तो है बाइल का सिक्रीशन करना, महत्वपूर्ण कार्य है। जो राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट हैं वो आपस में जुड़कर कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती हैं, जो यहां से अपना जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर की तरफ पहुंचाती हैं। ठीक है, और गॉल ब्लैडर जो है मेनली वो इसको कंसंट्रेट करने का काम करता है बाइल को। लीवर के कार्य क्या है? लीवर जो है हमारे शरीर की बहुत ही सबसे एक्टिव
ऑर्गन है, बहुत सारे कार्य ये करता है, जिसमें मुख्य है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को बनाए रखने के लिए यकृत की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भोजन के बाद जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो हार्मोन इंसुलिन के प्रभाव में इस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और जब ग्लूकोज का स्तर कम होता है तो इस ग्लाइकोजन को हार्मोन ग्लूकेगोन के प्रभाव में फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस प्रकार ग्लूकोज का सामान्य स्तर रक्त में बनाए रखा जाता है। फैट मेटाबॉलिज्म, जो हिपेटोसाइट्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करती हैं, एटीपी उत्पन्न करने के लिए फैटी एसिड्स को तोड़ती हैं, लाइपोप्रोटीन को संश्लेषित करती हैं, जो शरीर की कोशिकाओं से फैटी एसिड लाते हैं और लेके जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का भी जो संश्लेषण है वो लीवर में ही होता है, जिसका उपयोग बाइल साल्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हिपेटोसाइट्स डीएमिनोलेट करती हैं, यानी जो एमिनो एसिड समूह है वहां से एमिनो समूह हटाती हैं ताकि एटीपी उत्पादन के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके, या कार्बोहाइड्रेट और वसा में भी उसको परिवर्तित किया जा सके जरूरत के अनुसार। इसके परिणाम स्वरूप जो विषाक्त अमोनिया बनती है उसे भी कम विषाक्त यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो यूरिन के साथ बाहर निकाल दी जाती है। हिपेटोसाइट्स प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी संश्लेषित करते हैं, जैसे अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स, लिवर शराब और अन्य जो टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको प्रोसेसिंग करता है और शरीर से बाहर निकालने का कोशिश करता है। पेनिसिलिन हुआ, ड्रग्स हुए, इरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स, इनको बाहर निकाल सकते हैं। और रासायनिक रूप से ये जो हार्मोन्स है जैसे थायराइड हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, इनको भी इनका रासायनिक स्वरूप चेंज करके इनको एक्सक्रीट करवा सकता है, शरीर से बाहर निकलवा सकता है। एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन बनता है जब आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं, वृद्ध होके, बूढ़ी होके, ओल्ड होके, तो वहां से आयरन और ग्लोबिन और बिलीरुबिन बनता है। तो इसमें आयरन और ग्लोबिन का तो यूज हो जाता है, रिसाइकिल हो जाते हैं, बट जो बिलीरुबिन है उसको एक्सक्रीट किया जाता है बाइल के साथ। ये जो बिलीरुबिन है ये इंटेस्टाइन में आकर उसका जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको मेटाबोलाइज करते हैं और स्टीरोकोबोलिन के रूप में मल के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ बाइल साल्ट्स, बाइल साल्ट्स का जो उपयोग है वो छोटी आंत में जो पाइसीकरण होता है फैट्स का उसके लिए किया जाता है, और लिपिड के अवशोषण में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बाइल के साथ ये सीक्रेट होते हैं। स्टोरेज, ग्लाइकोजन के अलावा यकृत कुछ विटामिन जैसे ए, B12, डी, ई और के, इसके अलावा खनिज लवणों जैसे आयरन और कॉपर, इनका भी भंडार करता है, स्टोरेज करता है, और शरीर में जब इनकी कहीं जरूरत होती है तो ये रिलीज कर दिए जाते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हार्मोन, काफी हार्मोन है जो लिवर द्वारा निष्क्रिय या विनियमित किए जाते हैं। इनमें इंसुलिन, ग्लूकेगोन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, थायराइड और सेक्स हार्मोन प्रमुख। प्रोडक्शन ऑफ हीट, यकृत काफी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करता है, इसकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो काफी हाई होती है और बड़ी मात्रा में ये गर्मी पैदा करता है, और यह शरीर का जो टेम्परेचर है वो बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैगोसाइटोसिस, यकृत में जो रेटिकुलो एंडोथेलियल कूपर सेल्स होती हैं वो वृद्ध या मृत जो आरबीसीज होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में, उनको फैगोसाइटोज करने में मदद करती है। इसके अलावा बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस भी करती है। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, त्वचा, यकृत और किडनी ये विटामिन डी को सक्रिय रूप से संश्लेषित करने का कार्य भी करते हैं। बाइल जूस जो लिवर से सीक्रेट होता है वो लगभग 500 से 1000 ml प्रतिदिन सीक्रेट किया जाता है, जिसमें पानी, खनिज लवण, म्यूकस, बाइल पिगमेंट्स मुख्य रूप से बिलीरुबिन, बाइल साल्ट्स जो
बाइल एसिड से बनते हैं, जो कोलिक एसिड और चेनोडॉक्सिकोलिक एसिड होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी इस बाइल जूस में होता है। प्रमुख जो पित्त वर्णक या पिगमेंट्स हैं वो बिलीरुबिन है। ये वृद्ध लाल रक्त कोशिकाओं के फेगोसाइटोसिस से निकलता है। आयरन और ग्लोबिन बीच के साथ निकलते हैं, तो आयरन और ग्लोबिन तो रिसाइकिल हो जाते हैं, दोबारा से यूज हो जाते हैं, बट बिलीरुबिन पित्त के रूप में सीक्रेट कर दिया जाता है बाइल जूस के साथ, और इसका छोटी आंत इंटेस्टाइन में इसको मेटाबोलाइज कर लिया जाता है और स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो स्टर्कोबिलिन है ये मल के साथ बाहर निकलता है। जो इसका कलर है मल का ब्राउन कलर, वो इसी से पिगमेंट से होता है। कुछ मात्रा पुनः अवशोषित कर दी जाती है और फिर यूरिन के साथ यूरोबिलिन्यूजन के रूप में मूत्र के साथ उसका विसर्जन किया जाता है। बाइल आंशिक रूप से एक उत्सर्जन पदार्थ है जिसको बाहर निकालना होता है। आंशिक रूप से ये पाचक भी है। कैसे पाचक है? क्योंकि जो बाइल साल्ट्स हैं वो वसा के पाइसीकरण में मदद करते हैं और वसा के जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो इंटेस्टाइनल जूस है उसके ऊपर आसानी से एक्टिविटीज कर सकें और उसको डाइजेस्ट कर सकें। गाल ब्लैडर क्या है? गाल ब्लैडर एक नाशपाती या पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो संयोजी ऊतकों द्वारा यकृत की पीछे की सतह से जुड़ी होती है। इसका जो पार्ट है वो एक तो कोश या फंडस होता है, एक मुख्य बॉडी होती है और एक नेक होती है जो सिस्टिक डक्ट से जुड़ी होती है। पित्त जो ब्लैडर है या गाल ब्लैडर है उसकी दीवार की जो ऊतकें होती हैं उसमें वही समान परतें होती हैं 4, जो जीआईटी की जनरल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ी हैं कुछ संशोधनों के साथ। जैसे सबसे जो आउटर लेयर है पेरिटोनियम, वो केवल इसका इन्फीरियर पार्ट कवर करती है, क्योंकि ऊपरी जो ऊपर वाला पार्ट है वो लीवर के साथ अटैच्ड होता है। जो इसकी मस्कुलर लेयर है उसमें 2 की बजाय 3 लेयर होते हैं। एक ओब्लिक लेयर भी होती है जैसे स्टमक में होती है, और जो इसकी इनर लेयर है वो भी जैसे रुगाज होते हैं ना स्टमक में, वैसे इसमें भी रुगा होते हैं, और वो जब गॉल ब्लैडर खाली होता है तो बनते हैं और जब वो भर जाता है तो प्लेन हो जाते हैं, जैसे स्टमक में होता है। लगभग सेम स्ट्रक्चर स्टमक जैसी इसकी होती है। बाइल डक्ट्स, जैसा कि आपने अभी समझा कि जो बाइल है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीवर में। अब लीवर में प्रोडक्शन होता है बट स्टोरेज वो गॉल ब्लैडर में होता है। तो लीवर से बाइल डक्ट्स के द्वारा लेफ्ट और राइट बाइल डक्ट्स बाहर निकलती हैं और वो नीचे आकर आपस में जुड़ती हैं और कॉमन बाइल डक्ट बनती हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट सिस्टिक डक्ट से जुड़ती हैं और जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में चला जाता है और वहाँ कंसंट्रेट होने के बाद जरूरत के अनुसार बाहर वापस निकाला जाता है, और जो अग्नाशय वाहिनी से जुड़कर डोडिनम की पेपिला में ओपन होता है और वहां भी ये कंट्रोल किया जाता है हिपेटो पेंक्रिएटिक स्फिंक्टर के द्वारा। जो कॉमन बाइल डक्ट है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 6 मिलीमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। लीवर गॉल ब्लैडर के, तो गॉल ब्लैडर के क्या काम है? मेन बाइल से जुड़ा हुआ है कि एक तो ये बाइल का स्टोरेज करता है बाइल जूस का, और स्टोरेज के साथ ये उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तो इसमें जितना भी पानी होता है नॉर्मली वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 10 से 12 गुना इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाती है। दूसरा काम है कि इसको रिलीज करना। गॉल ब्लैडर की जो मसल्स की दीवारें हैं वो सिकुड़ती हैं तो ये रिलीज होता है और डुओडेनम में आता है, बट ये जो रिलीज है वो कंट्रोल किया जाता है डुओडेनम के द्वारा। डुओडेनम कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन सीक्रेट करती है फैट की उपस्थिति में, और वो अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद है रिलैक्सेशन ऑफ हिपेटो पेंक्रिएटिक स्फिंक्टर। जो डोडिनम की पेपिला में हिपेटो पेंक्रिएटिक स्फिंक्टर या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है उसको रिलैक्स करने का काम भी गॉल ब्लैडर करता है सीसी के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वैसे ही जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो रिलैक्स हो जाता है और बाइल जूस और पेंक्रिएटिक जूस डोडेनम में चले जाते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
लगातार नए-नए वीडियोज़ अप टू डेट इसमें होते रहते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको इसका अपडेट्स मिलता रहेगा। बेल आइकन को भी प्रेस करें। फेसबुक पेज माई नर्सिंग स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, इसको लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी अपडेट्स आते रहेंगे। और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इसको आप विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ